गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा जो लेसन था वीड वाला चैप्टर जो पिछले लॉकडाउन में हमने पढ़ाया था वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है क्रॉप वाला। एग्रीकल्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन वाला चैप्टर है। उसमें सबसे पहली जो क्रॉप्स है वो आपके हैं राइस, धान, पेडी है। इसको पेडी के नाम से भी जाना जाता है, पेडी, धान। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम आता है, कभी भी साइंटिफिक नेम नहीं बोलना है, बोटनिकल नेम होता है इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम तो वो क्या है? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा, ओराइजा, ओराइजा सेटाइवा। इसको सेटाइम भी बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवा। इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? इसका पेडी का राइस, पेडी के नाम से भी जानते हैं। राइस इंग्लिश में है, हिंदी में बोलते हैं इसको धान। मतलब चावल किसे कहेंगे? जिसके ऊपर छिलका पाया जाता है। जिसके ऊपर क्या पाया जाता है? छिलका पाया जाता है, उसको बोलते हैं धान। और जिसके ऊपर छिलका नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं चावल। उसको क्या बोलते हैं? चावल। उसको क्या बोलते हैं? चावल। क्रॉप प्रोडक्शन हमारा जो लेसन है एग्रीकल्चर में, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्रॉप प्रोडक्शन से, फसल उत्पादन से। और उस फसल उत्पादन में पहला आता है वो कौन सा है? धान है। कौन सा है? धान। और उस धान को किस किस नाम से भी जानते हैं? पेडी क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको राइस बोलते हैं। और धान किसको बोलेंगे? जब चावल है उसके ऊपर जो छिलका पाया जाता है उसको बोलेंगे धान। अगर उसके ऊपर पूर्ण रूप से छिलका हट जाता है तो उसको बोलते हैं चावल। उसको क्या बोलते हैं? चावल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइम भी बोलते हैं इसको। इसका कुल होता है फैमिली, कुल फैमिली। तो वो कौन सा है? ग्रेमिनी। कौन सा है? ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या है? पोएसी। कौन सा है? पोएसी। पोएसी के नाम से भी जानते हैं, पोएसी। अभी कल कम्पिटिटिव एग्जाम थी जेट की, तुम्हारी जॉइंट एंट्री टेस्ट है 12th एग्रीकल्चर वालों की, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि धान किस कुल से बिलोंग करता है, तो उसमें ग्रेमिनी ऑप्शन नहीं था और उसमें था पोएसी। कौन सा था? पोएसी था। कौन सा था? पोएसी। तो वानस्पतिक नाम क्या हुआ इसका? ओराइजा सेटाइम। ओराइजा सेटाइम। फैमिली कौन सी होती है? ग्रेमिनी, पोएसी। ओरिजिन पहले इसकी बात करें हम, उत्पत्ति स्थल। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल क्या है इसका? इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा? इंडो बर्मा क्षेत्र। और इसके अलावा अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता है तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। फैमिली कौन सी होती है? कुल कौन सा होता है इसका? ग्रेमिनी। इसको बोलते हैं पोएसी कुल भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसको घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल क्या है इसका? इंडो बर्मा क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। अगर आपके ऑप्शन में इंडो बर्मा क्षेत्र होगा तो उसमें फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र वाला नहीं होगा। अगर इंडो बर्मा नहीं है तो उसमें फिर ऑप्शन होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। प्रैक्टिकल वाला पूछता है, आपको बहुत बार पूछता है कि जो धान है इसका ओरिजिन पहले क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, दक्षिणी एशिया क्षेत्र, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्पत्ति स्थल आपको ध्यान रखना है, इंडो बर्मा क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। कुल है इसका ग्रेमिनी और दूसरा नाम क्या है? पोएसी। और घास कुल के नाम से भी इसको जानते हैं। वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके परिचय की, इंट्रोडक्शन। परिचय, परिचय से कम्पिटिटिव में मतलब जेट है, ICR है, BHO है, ठीक है ना। इसके अलावा अदर कम्पिटिटिव कृषि प्रशिक्षक जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर है, इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, KVK। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंट्रोडक्शन से, परिचय से, कि यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो धान है वो धान कैसा प्लांट है? C3 प्लांट। C3 प्लांट नेक्स्ट मुख्य रूप से किस ऋतु में आता है? इसको बोलते हैं हम खरीफ में। किस में बोलते हैं? खरीफ में। कल क्वेश्चन आया था कि धान है, C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, कैम प्लांट है, डे नेचुरल प्लांट है। कल जो कम्पिटिटिव एग्जाम थी आपकी जेट की उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही क्रॉप से। धान है, C3 है, C4 है, कैम प्लांट्स है, डे नेचुरल प्लांट है। और नेक्स्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है खरीफ, C3 प्लांट है, खरीफ का है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट,
कौन सा प्लांट है? शॉर्ट डे। इसका मतलब होता है कम अवधि तापमान वाला पौधा। मतलब इसको वृद्धि विकास के लिए, इसको क्या, वृद्धि विकास के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और वो कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 8 से 10 घंटे में ये पूर्ण रूप से वृद्धि विकास अंकुरण के लिए पर्याप्त होता है। शॉर्ट डे प्लांट बहुत बार पूछा गया है। धान है, लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे नेचुरल प्लांट है, ऐसा कौन सा पौधा है? तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि धान है वो कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है, C4 प्लांट है और कैम्प प्लांट है। तो C3 प्लांट है, ये किस ऋतु में बोया जाता है? मुख्य रूप से खरीफ में बोया जाता है। और कैसा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये होता है कि वे फसलें या वे खाद्यान्न फसलें या वे सभी कुल की फसलें जिसको वृद्धि विकास के लिए कम से कम तापमान कितना चाहिए? 8 से 10 घंटे के लिए पर्याप्त तापमान चाहिए वृद्धि विकास के लिए, अंकुरण के लिए। और फसल प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 8 से 10 घंटे के लिए कितना चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। लगभग नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो ये होना चाहिए 8 से 10 घंटे के लिए। इसके अलावा जो दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत में इसकी कुछ प्रजातियां हैं। जैसे दक्षिणी भारत में इसको तीनों ऋतुओं में बोते हैं। दक्षिणी भारत में इसकी 3 प्रजातियां ऐसी है जिसको हम इसको तीनों ऋतुओं में बोते हैं। तो जैसे अस या अटमन, अस या अटमन ये प्रजाति है एक। तो दूसरी प्रजाति आती है अमन। दूसरी प्रजाति कौन सी आती है? अमन है। दूसरी प्रजाति कौन सी है? अमन। और तीसरी प्रजाति कौन सी है? बोरा प्रजाति। तीसरी प्रजाति कौन सी है? बोरा। तो देखो इसका सोइंग टाइम कब कब होता है? जो ये दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वेराइटी है, किस्म है धान के, इसमें असटमन, इसको हम बोते हैं मार्च अप्रैल में। कब बोते हैं? मार्च अप्रैल में बुआई करते हैं इसकी। कब करते हैं? मार्च अप्रैल में। और जो अमन वेराइटी है इसकी हम बुआई करते हैं जून जुलाई। कब करते हैं? जून जुलाई में बुआई करते हैं इसकी। कब करते हैं? सबसे ज़्यादा जून जुलाई में। कम्पिटिटिव ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अभी एग्जाम लगी थी 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमन जो वेराइटी वो किसकी है? धान की है। और इसका मुख्य रूप से सोइंग टाइम कौन सा है? तो वो है जून जुलाई। इसके अलावा बोरा है। बोरा इसको भी इंटर क्रॉप बोलते हैं। ये क्या होती है? मुख्य रूप से दिसंबर जनवरी में बोई जाती है। किस ऋतु में बोई जाती है? दिसंबर जनवरी। किसमें? दिसंबर जनवरी। इस प्रकार से दक्षिणी भारत में अस अटमन मुख्य रूप से बुआई कब करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्रजातियां धान की। अस अटमन कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जो अमन प्रजाति है वो कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। जो नेक्स्ट प्रजाति है बोरा वो कब बोई जाती है? दिसंबर जनवरी में। तो इस प्रकार से दक्षिणी भारत में तीनों ऋतुओं में इसको उगाते हैं। किसको? धान को। तो इसके अलावा राजस्थान में मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ है, बूंदी है, कोटा है, इसके इनमें मुख्य रूप से खरीफ ऋतु में इसकी फसलें ली जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से अगर पूछे वह धान मुख्य रूप से फसल किस ऋतु की है तो वो तो आपको करना है खरीफ। अगर ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आए या थ्योरेटिकल में से पूछे जैसे अस अटमन प्रजाति है इसकी बुआई कब करते हैं? मार्च अप्रैल में। अमन प्रजाति है इसकी बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में। और जो बोरा प्रजाति है वो उसकी बुआई कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में। कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में। तो यहाँ तक हमको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोई भी फसल है, फसल है, इसके अलावा फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें कभी भी कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि इसका वैज्ञानिक नाम बताओ, साइंटिफिक नेम बताओ, ऐसा कभी नहीं होता है। इनका सभी का वानस्पतिक नाम होता है, बोटनिकल नेम होता है। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ। प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि जैसे धान है इसका साइंटिफिक नेम बताओ, तो आप बता देते हो कि जैसे ओराइजा शटाविया, बल्कि इसका साइंटिफिक नेम नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं वानस्पतिक नाम। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में PN बोटनिकल नेम, एप फैमिली किस कुल से बिलोंग करता है। ये ओरिजिन पैलेस, सबसे पहले ये कहाँ पे उगाया गया? ये ओरिजिन पैलेस, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? वो है इंडो बर्मा क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। इसका कुल कौन सा है? ग्रेमिनी पोएसी। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें परिचय में, तो परिचय में धान है कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, कैम्प प्लांट है, डे नेचुरल प्लांट है। ऐसा बहुत बार पूछा जाता है थ्योरी में, कम्पिटिटिव में। इसके अलावा नेक्स्ट आता है खरीफ, रबी एंड जायद है। तो आपको बताना है खरीफ शॉर्ट डे प्लांट है। इसका मतलब यह है कि जो धान की फसल है उसको वृद्धि विकास के लिए, अंकुरण के लिए, टेक्निक पकने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 8 से 10 घंटे इसको टेम्परेचर मिलना चाहिए। दक्षिणी भारत में इसकी 3 प्रजातियाँ ऐसी है जो दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। असटमन है, अमन है और बोरा है। तो इसकी बुआई मुख्य रूप से मार्च अप्रैल है, अमन है जून जुलाई है, बोरा है दिसंबर जनवरी है। इस प्रकार से यहाँ पे आगे इसका इंट्रोडक्शन आता है।
इसमें मुख्य रूप से जीन कौन सा पाया जाता है? जीन किसे कहते हैं? जीव की जीनी संरचना को जीन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, धान में कौन सा जीन पाया जाता है? जीव की जीनी संरचना को जीन कहते हैं। सीधी शॉर्ट डेफिनेशन है। इसमें जिसके द्वारा बीज का निर्माण होता है, तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा जीन पाया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। DGU जीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? DGU जीन पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया। प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिसको हम बोलते हैं जेट है, ICR है, BHU है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। प्रैक्टिकल में बहुत बार पूछता है, जब वाइवा लेता है तो पूछता है जो धान होता है इसमें मुख्य रूप से कौन सा जीन पाया जाता है? तो DGU जीन पाया जाता है। जीन किसे कहते हैं? जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, इसके फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। कैरियोप्सिस, ये भी ध्यान रखना आपको, कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसके फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? धान के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है। पेनिकल क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम को पेनिकल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, इसका इंट्रोडक्शन क्या पढ़ा हमने? धान कैसा प्लांट है? शीतऋतु प्लांट है। किस ऋतु का है? खरीफ का है। कैसा प्लांट? शॉर्ट डे प्लांट। वृद्धि विकास के लिए टेम्परेचर 8 से 10 घंटे के लिए। यहाँ दक्षिणी भारत में इसकी ऐसी 3 प्रजातियाँ हैं जिसको हम अलग अलग ऋतु में उगाते हैं। असठमन मार्च अप्रैल है, अमन है जून जुलाई है, बोरा है दिसंबर जनवरी है। ऐसे स्पेशल रूम में देता है वो, क्वेश्चन पूछता है अमन प्रजाति है तथा इसकी बुआई कब की जाती है? तो अमन प्रजाति जैसे अदर दे देगा, जैसे गंवार है, बाजरा है, अदर ऑप्शन दे देगा और उसका सोइंग टाइम देगा। तो मुख्य रूप से अमन है तो उसकी मुख्य रूप से बुआई कब होती है? जून जुलाई। इस हिसाब से थ्योरेटिकल में भी ऐसे पूछा जाता है कि जो मुख्य रूप से धान में कौन सा जीन पाया जाता है? तो DGU जीन पाया जाता है। इसके फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। पुष्पक्रम कौन सा होता है? पुष्पक्रम उसको क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो धान में जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? धान का टेस्ट वेट। अब सबसे पहली बात करते हैं टेस्ट वेट क्या होता है। मतलब जो भी खाद्यान्न फसल होती है, ठीक है ना, दलहन हो दलहन हो, इसके अलावा जो भी खाद्यान्न फसल होती है उनमें टेस्ट वेट कैसे याद करते हैं? टेस्ट वेट किसे कहते हैं? टेस्ट वेट का मतलब ये होता है जो भी हमारी जो खाद्यान्न फसल है, दलहन है दलहन है, उन फसलों में जो 1000 बीज है उनकी काउंटिंग की जाती है, फिर उनका जो वेट है वो मापा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट वेट। तो जैसे धान का टेस्ट वेट कितना होता है, इसका 1000 दानों का वजन कितना होता है, तो मुख्य रूप से बता रखा है 25 ग्राम। कितना होता है? 25 ग्राम इसका जो टेस्ट वेट होता है। और जो बासमती चावल है, जो बासमती चावल है उसका कितना होता है? 21 ग्राम होता है। कितना होता है? 21 ग्राम। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि धान में जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? 25 ग्राम। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, धान का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम। बासमती चावल है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम। कितना होता है? 21 ग्राम। तो इसके अलावा इसमें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन से कि ये इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भाई वितरण क्षेत्र में आते हैं, बात करते हैं वितरण क्षेत्र की। तो वितरण क्षेत्र में आते हैं तो वितरण क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे इसको उगाया जाता है, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है और विश्व में कहाँ कहाँ पे इसको उगाते हैं। तो वितरण क्षेत्र में बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में प्रथम स्थान किसका है? धान उत्पादन में चीन का। और फिर दूसरा आता है किसका? भारत का। दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत है, भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन आ जाता है, ऐसे देता है गेहूँ है, जो धान है, ठीक है, और बाजरा है, ठीक है, इसके अलावा मक्का है, ठीक है। तो इसमें बहुत गलत होने के चांस होते हैं, बच्चे बोलते हैं इसको करके आते हैं गेहूँ है, बल्कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूँ नहीं है, मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पढ़ता है कि विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी आती है? गेहूँ है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट करना है आपको, इसको लिखना है मोस्ट लगा के कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। हमारे राजस्थान में हालांकि इसको कम खाते हैं, लेकिन जो राजस्थान को छोड़ के एक दो ऐसे राज्य जिनको छोड़ के मुख्य रूप से उन राज्यों में धान ही खाई जाती है, लेकिन विश्व की मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल कौन सी है? वो है गेहूं। और भारत की मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से व उत्पादन की दृष्टि से 90%
उत्पादन भारत में किसका होता है? धान का होता है। 90% उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में होता है धान का। तो सबसे पहले हम वितरण क्षेत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले वितरण क्षेत्र में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? वो है गेहूं है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे वितरण क्षेत्र की। तो विश्व में प्रथम स्थान पे जो धान है वो कहाँ पे होता है? चीन में। और दूसरे स्थान पे कौन आता है? वो भारत है। देखो प्रोडक्शन के हिसाब से चीन का प्रथम स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे भारत का आता है। और दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पे किसका है? भारत का है। देखो उत्पादन के आधार पे मतलब कम क्षेत्रफल में हम बोते हैं चीन वाले, और प्रोडक्शन अधिक होता है, ठीक है ना, उत्पादन अधिक होता है। कम क्षेत्रफल में बोते हैं और उत्पादन अधिक होता है। भारत में क्षेत्रफल में अधिक बोते हैं, उत्पादन कम होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि क्षेत्रफल के और उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो होता है प्रथम स्थान। और ऐसे क्वेश्चन आए कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व में जो धान होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है सबसे ज़्यादा चीन में। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है कि जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल वो कौन सी है? वो धान है। कौन सी है? धान। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। कौन सी है? गेहूं है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा धान होता है? भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पे पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। किसका है? पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। इसके बाद में दूसरा आता है उत्पादन के आधार पे, प्रोडक्शन के आधार पे पंजाब का प्रथम स्थान आता है। किसका आता है? पंजाब का आता है। इसके बाद में बिहार है, बिहार थर्ड नंबर पे आता है। प्रथम नंबर पे कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल है। दूसरा है पंजाब है। तीसरा है बिहार है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यूपी है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इन राज्यों में इसके साथ ही हमारा जो शुष्क क्षेत्र है राजस्थान में भी धान की खेती की जाती है। तो हम बात कर रहे थे भारत में, तो भारत में कहाँ पे होता है धान? अभी जैसे विश्व में सबसे पहले मैंने बताया विश्व में कहाँ पे होता है? विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के आधार पे, उत्पादन के आधार भाई वितरण क्षेत्र हम पढ़ रहे थे। वितरण क्षेत्र में विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चीन। और दूसरा नंबर किसका आता है? भारत का। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, भारत की बात करते हैं। तो भारत में किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा धान का प्रोडक्शन होता है? तो वो आता है, पहला किसका स्थान है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में दूसरा है पंजाब है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मतलब कम क्षेत्रफल में बोता है और प्रोडक्शन अधिक होता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अधिक खरपतवारनाशी, कीटनाशी और जो उर्वरक है वो प्रयोग में कौन सा लेता है? वो लेता है पंजाब। कौन सा लेता है? पंजाब। इस कारण इसकी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है, मृदा उत्पादकता है, वो सबसे अधिक होती है। तो कम क्षेत्रफल में बोते हैं तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। तो दूसरा नंबर आता है पंजाब का, प्रथम वेस्ट बंगाल है। इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही इसका प्रथम स्थान है। और प्रोडक्शन के आधार पर उत्पादकता कम क्षेत्रफल में बोए और इसका उत्पादन क्या हो? अधिक हो, तो वो दूसरा स्थान किसका आता है? पंजाब का। तीसरा आता है बिहार। तीसरा स्थान किसका है? बिहार है। चौथा है महाराष्ट्र है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे बहुत अधिक धान उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़। इसके बाद में यूपी उत्तर प्रदेश। इसके बाद में एमपी है, मध्य प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थान। 7वें 8वें नंबर पे है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे जो भी है लगभग 60% जो क्षेत्र है वो डेजर्ट है, सूखा है, डेजर्ट है, और यहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सिर्फ हमारे राज्य में किन किन जिलों में धान की खेती की जाती है? राजस्थान की बात करें जिले, तो सबसे ज़्यादा ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। वो कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान का उत्पादन होता है। तो अब हम बात करेंगे उत्पत्ति स्थल में, वितरण में हम बात करेंगे राजस्थान की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है हमारी राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है गंगानगर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हनुमानगढ़। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बूंदी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है झालावाड़।
इसके बाद कुछ मात्रा में उदयपुर में भी धान की खेती की जाती है। यहाँ पे क्यों की जाती है? क्योंकि यही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई के लिए पूर्ण रूप से साधन है। आपको पता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन कृषि जलवायु खंड जो 5th है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 5th कृषि जलवायु खंड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? नदियाँ बहती है। कोटा संभाग है, कोटा में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, इसी में नहर सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में, तो यहाँ पे गंग नहर चलती है। कौन सी? गंग नहर, जिसके कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे धान का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन ये और सरसों का उत्पादन, इसके अलावा गेहूं का उत्पादन होता है। तो गंग नहर के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान। अब बात करते हैं बूंदी, तो बूंदी कम क्षेत्रफल में अधिक प्रोडक्शन देने वाला जिला है। कम क्षेत्रफल में अधिक प्रोडक्शन देने वाला जिला कौन सा है? वो है बूंदी। इसके अलावा कोटा संभाग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, इस कारण यहाँ पे धान की खेती की जाती है। झालावाड़ आपको पता ही है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। उदयपुर है, यहाँ पे झरने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिंचाई की पूर्ण रूप से सुविधा होती है, इस कारण यहाँ पे धान की खेती की जाती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बस जैसे विश्व की बात करें हम, तो विश्व में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे होता है? तो विश्व में प्रथम स्थान पे किसका है? वो है चीन का। दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। अब हम बात करते हैं भारत में कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा पंजाब है। उत्पादन के आधार पे, प्रोडक्शन के आधार पे कम क्षेत्रफल में बोते हैं, अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इसके अलावा राजस्थान है। अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इसके अलावा बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, उदयपुर है। इन जिलों में मुख्य रूप से क्या? धान की खेती की जाती है। इनके अलावा किसी भी जिले में खेती नहीं की जाती धान की, इन जिलों में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। तो एक बार थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ये कुल फैमिली क्या है? ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमी। और इसका दूसरा नाम क्या है? पोएसी, ओराइजा सेटाइवा। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थल कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। आपके कई बार ऐसा होगा कि इसमें ऑप्शन में इंडो बर्मा क्षेत्र नहीं होगा और दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र होगा, तो आपको दोनों याद रखना है, इंडो बर्मा क्षेत्र एंड दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो परिचय में आपको ध्यान रखना है, धान कैसा प्लांट है? शीतरी प्लांट है। किस ऋतु में आता है? खरीफ में आता है। कैसा? शॉर्ट डे प्लांट। और इसको वृद्धि विकास के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 8 से 10 घंटे। इसके बाद में नेक्स्ट है भारत में इसकी कितनी प्रजातियां बोई जाती है? अटमन 3 मुख्य रूप से प्रजाति है जिसको हम तीनों ऋतुओं में बोते हैं। पहली प्रजाति आती है अस या अटमन, दूसरी आती है अमन और तीसरी आती है कौन सी? बोरा। तो अस अटमन है ना, वो कौन? इसकी बुआई कब करते हैं? मार्च अप्रैल। कब करते हैं? मार्च अप्रैल। अमन की कब करते हैं? जून जुलाई में। और बोरा की कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में। इस प्रकार से इसकी नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो धान है इसके पुष्प कर्म को क्या बोलते हैं? पुष्प कर्म को बोलते हैं पेनिकल। क्या बोलते हैं? पेनिकल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। इसमें कौन सा जीन पाया जाता है? कौन सा जीन पाया जाता है? DGU जीन पाया जाता है। कौन सा जीन पाया जाता है? DGU जीन पाया जाता है। इस प्रकार इसका नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट वेट। वजन कितना होता है इसका? 1000 दानों के वजन को क्या बोलते हैं हम? टेस्ट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट। क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। तो इसमें जो धान का टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? वजन कितना होता है दाने का वजन? टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम 1000 दानों का। और बासमती चावल है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? बासमती चावल का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। कितना होता है? 21 ग्राम टेस्ट वेट। ठीक है ना। तो टेस्ट वेट किसे कहते हैं? खाद्यान्न फसल या कोई भी फसल है उसके 1000 दानों के वजन को क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट। तो ये होता है इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वानस्पतिक नाम पढ़ा। इसके बाद में इसका जो कुल है, फैमिली है, वो पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कुल है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओरिजिन पैलेस है, उत्पत्ति स्थल है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा तो परिचय पढ़ा। परिचय इसमें हमने परिचय में पढ़ा कि कैसा प्लांट है, किस ऋतु में इसको बोया जाता है, इसके अलावा किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, विश्व की हम बात करें तो वो कहाँ पे होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जनरल इंट्रोडक्शन लिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट आता है
क्लाइमेट। नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है वो कौन सा आता है? क्लाइमेट। कौन सा आता है? क्लाइमेट। और इसको क्या बोलते हैं? जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। यहाँ से क्वेश्चन आया था 11वीं क्लास है कॉम्पिटिटिव में जेट में आया था कि जलवायु किस भाषा का शब्द है? जलवायु किस भाषा का शब्द है? तो वो कौन सी किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जलवायु किसे कहते हैं? वायुमंडल जो मौसम है उसके दीर्घकालीन समूह को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे मौसम तो किसे कहेंगे? वायुमंडल के अल्पकालीन समय को क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। और दीर्घकालीन समय को क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। दीर्घकालीन समूह को क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। वायुमंडल के अल्पकालीन समय जैसे अभी तेज धूप है, 1-2 घंटे बाद में मतलब बरसात आ जाए या फिर तेज आंधी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मौसम। तो वायुमंडल में जो अल्पकालीन समय के लिए जो घटना होती है उसको बोलते हैं मौसम। और जलवायु किसे कहेंगे? वायुमंडल में जो दीर्घकालीन मतलब जैसे एक तो होता है सर्द ऋतु का समय होता है, एक ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, ठीक है ना, एक वर्षा ऋतु का समय होता है, तो वो कौन किसके अंतर्गत आता है? जलवायु के अंतर्गत। तो तुम्हारी जो जॉइंट एंट्री टेस्ट है जेट है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है जो क्लाइमेट है वो किस शब्द का है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पढ़ रहे हैं धान में जलवायु। हम क्या पढ़ रहे हैं? धान में जलवायु। तो धान के लिए कैसी जलवायु चाहिए? धान के लिए कैसी जलवायु चाहिए? धान के लिए चाहिए उष्ण व नम जलवायु। उष्ण व नम जलवायु सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंट है। उष्ण व नम मतलब नहीं तो अधिक गर्मी होनी चाहिए उसमें, नहीं अधिक गर्म होना चाहिए मौसम, नहीं अधिक ठंडा होना चाहिए, थोड़ा नमयुक्त जलवायु चाहिए। तो वो कौन सा है? उष्ण व नम। उष्ण व नम जलवायु, नहीं तो अधिक गर्म और नहीं अधिक ठंडा मौसम होना चाहिए इसके लिए। तो जलवायु का नाम क्या है? उष्ण व नम। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमान की। भाई इसमें तापमान कितना चाहिए? वृद्धि विकास के लिए, अंकुरण के लिए, ठीक है ना, और इस प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। तो देखो धान में अंकुरण के लिए तापमान बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। धान में अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए? धान में अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो धान है उसमें हम अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? इससे अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा अंकुरण कम होता है, पौधा मुरझा जाता है अधिक तापमान के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट है पकने के लिए। पकने के लिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये, पकने के लिए टेम्परेचर चाहिए। ऑप्शन देगा आपको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत बार गलत हो जाता है आपका। तो धान में जो पकने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो क्लाइमेट क्या है? जलवायु कौन सी है? उष्ण व नम जलवायु। तापमान क्या है? अंकुरण। अंकुरण इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पकने के लिए कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो वानस्पतिक नाम क्या हुआ? ओराइजासेटा हुआ है। फैमिली क्या है? ग्रेमिनी है। ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया, परिचय पढ़ाया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है क्लाइमेट है। जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण व नम। तापमान अंकुरण के लिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन ऐसे आता है धान में अंकुरण के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ऐसे आता है धान में अंकुरण के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो धान में अंकुरण के लिए कितना? 20 से 25। नेक्स्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि धान में पकने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, तो वो कितना है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सॉइल एंड पीएच। सॉइल एंड पीएच नेक्स्ट कौन सा आता है? सॉइल एंड पीएच, मृदा एवं पीएच मान। सॉइल एंड पीएच, सॉइल एंड पीएच, मृदा एवं पीएच मान। बात करते हैं सबसे पहले मृदा। मृदा की परिभाषा क्या होती है? मृदा किसे कहेंगे? देखो इसकी दो डेफिनेशन है। पहली है व्हिटनी के अनुसार, एक वैज्ञानिक था व्हिटनी, इसने क्या कहा? मृदा किसे कहेंगे? जिसमें पोषक तत्व होते हैं वही क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। तो सबसे छोटी डेफिनेशन क्या है? जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए? 17, मुख्य रूप से कितने? 17। तो व्हिटनी ने क्या कहा? जिसमें क्या हो? जिसमें पोषक तत्व हो, पोषक तत्व निहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृदा। ये तो कहा व्हिटनी ने। किसने? व्हिटनी ने कहा कि मृदा किसे कहेंगे? जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, और वो भी कितने? 17।
और 17 कौन कौन से, जैसे एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और बाकी जो बच गए 8-9 जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे जेडन, जिंक है, कॉपर है, सीयू है, सीएल है, एफई है, एमएन है, इस प्रकार से जो भी बच गए सूक्ष्म पोषक तत्व। तो पीटी ने डेफिनेशन क्या बताई पोषक तत्व की, मतलब जिस मृदा में पोषक तत्व निहित होते हैं उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये तो थी छोटी डेफिनेशन। जो बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन है थ्योरी में, वो क्या कौन सी आती है, वो ये आती है कि बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार, बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार, बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार, वह ब्रेडी के अनुसार मृदा की डेफिनेशन क्या है, बेकमैन व ब्रेडी के अनुसार मृदा की डेफिनेशन क्या है। तो देखो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, देखो एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपेक्षित खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से प्रोफाइल के रूप में एक सतह प्रोफाइल के रूप में क्या बनाती है, एक सतह बनाती है। अगर इस सतह में उचित मात्रा में H2O का मतलब जल प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन मिल जाए, क्या जल व ऑक्सीजन मिल जाए तो पौधे को यांत्रिक आधार, तो पौधे को क्या होगा, यांत्रिक आधार मिलेगा, मतलब वो खड़ा रहेगा, वह आंशिक जीविका मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, मृदा कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन है बेकमैन ब्रेडी के अनुसार, बहुत बार पूछी हुई है थ्योरी के अनुसार, ये आती है मृदा की डेफिनेशन। मृदा किसे कहेंगे, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, पिंड के रूप में इसको माना गया है। अगर ये थोड़ी बहुत घिसती है, मतलब पिंड क्या होता है, चट्टानी होती है, अगर ये चट्टानी धीरे धीरे घिसती है, क्या होती है, धीरे धीरे घिसती है, और धीरे धीरे घिसने पर, अपेक्षित फिसलने पर, विच्छेदित टुकड़ों में विभाजित होने पे, अगर ये धीरे धीरे घिसती है, फिसलती है और धीरे धीरे बारीक रूप में, चूर्ण रूप में परिवर्तित होती है, इसके साथ ही अन्य जो कार्बनिक पदार्थ वो सड़ते हैं और प्रोफाइल के रूप में क्या बनाते हैं, एक सतह बनाते हैं, मृदा की ऊपरी सतह, उसके ऊपर धीरे धीरे एक सतह बनाते हैं। अगर इस सतह में उचित मात्रा में जल मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए तो पौधे को क्या मिलता है, यांत्रिक आधार, मतलब वो उस मृदा में खड़ा रह सकता है। इसके साथ ही और उसको क्या मिलती है, आंशिक जीविका मिलती है, मतलब वह पूर्ण रूप से उसमें उग सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। तो ये हो गई डेफिनेशन मृदा की। मृदा किसे कहेंगे, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपेक्षित खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से प्रोफाइल के रूप में एक सतह बनाती है। इस सतह में उचित मात्रा में जल व ऑक्सीजन मिल जाए तो पौधे को यांत्रिक आधार व आंशिक जीविका मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्रॉप्स, और क्रॉप्स में जो चल रही थी धान के लिए मृदा कैसी चाहिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है थ्योरेटिकल में और इसमें कॉम्पिटिटिव में। धान के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है, ब्लैक सॉइल मानी जाती है। सबसे अच्छी मृदा तो वैसे क्ले मृदा मानी जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना तीनों ही मृदा जो सबसे क्रमशः सबसे अच्छी मानी जाती है, क्रमशः सबसे अच्छी मानी जाने वाली मृदा कौन सी है, काली मृदा। और काली मृदा को कौन सी मृदा बोलते हैं, रेगूर मृदा।
अगर ऑप्शन नहीं आएगा काली मृदा का तो उसको कौन सी बोलेंगे, रेगुर मृदा। इसके बाद में नेक्स्ट आती है कले मृदा। कौन सी मृदा, कले मृदा। और कले मृदा को क्या बोलते हैं, चिकनी मृदा। चिकनी, कौन सी मृदा, चिकनी मृदा बोलते हैं, कले मृदा। बालू, शिल्ट एंड कले, तो कले मृदा धान के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा अगर कले ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है, काली या रेगुर मृदा। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड आती है, अगर ये दोनों ही नहीं है हमारे खेत पे तो फिर बलुई दोमट मृदा में भी हम इसका उत्पादन ले सकते हैं, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, इस तीनों प्रकार की मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मृदा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा है। दूसरी कौन सी आती है, कले मृदा। कले मृदा को कौन सी बोलते हैं, चिकनी मृदा, बलुई दोमट मृदा। तो फर्स्ट नंबर में कौन सी, 1 काली मृदा ब्लैक सॉइल, दूसरे पे कले, थर्ड पे बलुई दोमट मृदा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पीएच। भाई किस पीएच मान पे धान का प्रोडक्शन अच्छा होता है, किस पीएच मान पे धान का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो सबसे बेस्ट जो पीएच मान माना जाता है धान का वो 6.5 से 7.5 के मध्य मृदा का अगर पीएच है, मतलब हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय होगी, उस मृदा में धान का प्रोडक्शन उत्पादन अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5, 6.5 से कितना, 7.5 होना चाहिए। तो इस प्रकार से पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। बहुत बार पूछा गया है केमिस्ट्री में, अभी जो कल एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था पीएच का पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। बहुत बार पूछा गया है। पीएच की खोज किसने की, के सारेंसन ने, के सारेंसन। पीएच की खोज किसने की, के सारेंसन ने। बहुत बार पूछा गया है पीएच किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं धान की, पीएच कितना चाहिए, 6.5 से 7.5। पीएच की खोज किसने की, के सारेंसन ने। और पीएच किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघु गुणों को पीएच कहते हैं। और पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल एंड पीएच एंड राइस में, धान में। तो मृदा कैसी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे काली रेगुर मृदा, दूसरे नंबर पे आती है कौन सी मृदा, कले मृदा, और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, बलुई दोमट मृदा। अगर ये दोनों मृदाएं नहीं है तो भी हम इसका इस जो बलुई दोमट मृदा है इसमें इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। पीएच मान की बात करें तो सबसे बेस्ट पीएच मान कौन सा माना जाता है, 6.5 से 7.5। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, बताओ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका वो आता है सॉइल एंड पीएच के बाद में नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम, बुआई का समय। सोविंग टाइम, सोविंग टाइम बुआई का समय। मुख्य रूप से बुआई का समय, मुख्य रूप से धान की मुख्य रूप से बुआई कब करते हैं, तो मैंने अभी बताया, पहले ही बताया तुमको कि मुख्य रूप से कब करते हैं, जून जुलाई। धान और किस ऋतु की फसल है, खरीफ। किस ऋतु की है, खरीफ। मुख्य रूप से कौन सा बुआई का समय कौन सा आता है, सोविंग टाइम। बुआई का समय जून जुलाई। कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट। कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट। सोविंग टाइम मुख्य रूप से सोविंग टाइम। अब सोविंग टाइम में करते समय हम क्या करेंगे, बुआई करने से पहले किस समय में हम बुआई करेंगे, आपको पता है जून जुलाई में। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, खेत की तैयारी, खेत की तैयारी। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करने के लिए इसकी मुख्य रूप से खेत को तैयार करने की इसकी दो विधियाँ हैं। एक तो अगर हम धान को सीधे रूप में बोते हैं, सीधी बुआई के लिए खेत तैयार करना, सीधी बुआई के लिए खेत तैयार करना, सीधी बुआई के लिए खेत तैयार करना। सीधी बुआई के लिए खेत तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे तैयार, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग आता है खेत की तैयारी। सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी, खेत की तैयारी। सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे। नेक्स्ट है दूसरी जो विधि हम अपनाते हैं, रोपाई विधि। रोपाई विधि धान में सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में इस विधि का कम प्रयोग में करते हैं, रोपाई विधि का। बाकी अन्य राज्यों में इस विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, रोपाई विधि। तो इसमें हम खेत कैसे तैयार करेंगे, एक बार हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आती है सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी। सबसे पहले कौन सी आती है, सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी। दूसरी विधि कौन सी आती है, रोपाई विधि। तो सीधी बुआई के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो भी खेत है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, या 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जितना भी हमारा जो क्षेत्रफल है,
उसको हम खेत की तैयारी कैसे करेंगे और हम उस खेत में बुआई कैसे करेंगे सीधी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सीधी बुआई कैसे करते हैं। सीधी बुआई वह बुआई होती है जिसमें हम नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, जिसमें क्या नहीं करते, नर्सरी तैयार नहीं करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सीधे बीजों को जो खेत की क्यारियाँ हैं उसमें बिखेर देते हैं और फिर बाद में क्या कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई कर देते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी में क्या करेंगे, तो वो खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट रोपाई विधि क्या होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा खेत होता है उसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है। जैसे पहले हम क्या करते हैं, जो बीज होता है उनको मतलब 15 से 20 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, पानी को भिगोने के पश्चात उनको छाया में सुखाते हैं, पानी से बाहर निकाले और छाया में सुखाकर फिर बाद में उनको नर्सरी तैयार की जाती है और 10 से 12 दिन में लगभग नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो मुख्य खेत है उनमें रोपाई की जाती है। तो खेत दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं, एक तो होती है सीधी बुआई के लिए और एक होती है रोपाई विधि के। तो सीधी बुआई के लिए हम जो खेत तैयार करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो खेत है उसमें हेरो प्लानिंग का कार्य करेंगे। हेरो प्लानिंग के द्वारा क्या करेंगे, मिट्टी की गहरी जुताई कर देंगे। इसके बाद में कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं हल लगाना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, पाटा लगाएंगे। पाटा क्या होता है, भूमि को समतल करने का जो यंत्र काम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं पाटा, जो उपकरण काम में लेते हैं उसको बोलते हैं पाटा। तो इस सबसे पहले हेरो प्लानिंग करेंगे, फिर क्या कल्टीवेशन करेंगे, फिर भूमि को समतल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समतल करेंगे। समतल करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो खेत है वो पूर्ण रूप से जो हमारा है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा खेत है उसमें जो भी धान के बीज है एक हेक्टेयर के लिए जैसे सीधी बुआई के लिए 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है, 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर। तो जो भी बीज है जो हमारा खेत है उसमें बिखेरेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इरिगेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इरिगेशन कर देंगे। इस प्रकार से सीधी बुआई के लिए खेत इस प्रकार से तैयार किया जाता है। दूसरी जो विधि आती है वो रोपाई विधि है। दूसरी विधि कौन सी आती है, रोपाई विधि। तो इस विधि में हम खेत तैयार कैसे करेंगे, रोपाई विधि में हम खेत तैयार कैसे करेंगे। तो रोपाई विधि आती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा खेत होता है इसमें हेरो का कार्य करेंगे। दूसरा आता है प्लानिंग का कार्य करेंगे। तीसरा आता है कल्टीवेशन का कार्य करेंगे। कल्टीवेशन और चौथा कार्य आता है पाटर लगाना। तो इस प्रकार से कार्य करने के पश्चात हम क्या करेंगे, भूमि को पूर्ण रूप से समतल कर देंगे। समतल करने के पश्चात हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेरो करेंगे, प्लानिंग का कार्य करेंगे, कल्टीवेशन। हेरो लगाने से, प्लानिंग करने से क्या होता है, जो भी खरपतवार हैं इसके साथ ही जो भी मरदाई जो कठोर परत है वो टूट जाती है। कल्टीवेशन करेंगे, मिट्टी के जो बड़े डेले हैं वो छोटे हो जाते हैं। पाटा लगाएंगे तो मिट्टी के जो छोटे डेले हैं वो भी बारीक हो जाते हैं, भूमि पूर्ण रूप से समतल हो जाती है। इसके ये मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद में जो हमारा खेत वो तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रोपाई विधि के लिए जो धान में बीज दर होती है, रोपाई विधि में जो धान में बीज दर होती है वो कितनी होती है, 40 से 50 kg। अगर हम नर्सरी लगा के धान का प्रोडक्शन लेते हैं, अगर हमें नर्सरी लगाकर धान का प्रोडक्शन लेते हैं तो हमें कितना बीज चाहिए, 40 से 50 kg। कितना चाहिए, 40 से 50 kg। कितना चाहिए, 40 से 50 kg। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो रोपाई विधि है इसमें जो सीधी क्यारी विधि है, मतलब रोपाई विधि है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नर्सरी तैयार करेंगे और उसके लिए हम बीज कितना चाहिए, एक हेक्टेयर के लिए 40 से 50 kg। कितना चाहिए, 40 से 50। अब इन बीजों को हम क्या करेंगे, 15 से 20 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। 15 से 24 घंटे के लिए, सपोज 15 से 24 घंटे के लिए, 15 से 20 औसतन ये आता है, तो 15 से 24 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, पानी में भिगो देंगे। फिर पानी बाहर निकाल के इनको 2 से 3 घंटे के लिए छाया में सुखाएंगे, 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर बाद में क्या करेंगे, जो नर्सरी की क्यारियाँ हैं उनमें इन बीजों को डाल देंगे। जो नर्सरी की क्यारियाँ होती हैं उनको इन बीजों में, जो क्यारियाँ इन बीजों को उसमें डाल देंगे। लगभग 20 से 25 दिन बाद में इन क्यारियों से क्या होगी, जो पौधे हैं वो उग जाएंगे। और जब उग जाते हैं तो उसके 15 दिन पहले जो हमारा खेत है इसमें हम पानी भर देंगे। क्या भर देंगे, पानी। और पानी भरने के पश्चात जो भी पौधे होते हैं नर्सरी के वो बुआई योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से खेत तैयार किया जाता है और रोपाई की जाती है। तो इसकी दो विधियां हैं, एक तो सीधी बुआई के लिए खेत तैयार करना और एक है रोपाई विधि। तो इस प्रकार से इसकी दो विधियां हैं। तो खेत की तैयारी इस प्रकार से हम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सोइंग टाइम हो गया। बुआई का समय कौन सा हुआ, जून जुलाई
ठीक है ना, मुख्य रूप से खरीफ है। फिर खेत की तैयारी आ जाती है। खेत की तैयारी कितने रूप से की जाती है? 2 रूप से। खेत की तैयारी, एक तो सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी, सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है रोपाई विधि के लिए। दूसरा कौन सा आता है? रोपाई विधि के लिए। तो ये किस तरह से हम तैयार करते हैं मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है पॉइंट, बुआई की विधि। बुआई की विधि का मतलब ये है कि इसमें बुआई के लिए, धान में बुआई के लिए इसकी मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं जिसके द्वारा हम बो सकते हैं। तो पहली विधि कौन सी है? सीधी बुआई विधि, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सीधी बुआई विधि। और दूसरी विधि का नाम क्या है? रोपाई विधि। दूसरी विधि कौन सी है? रोपाई विधि। तो ये नाम लिखना है अभी आपको। पहली कौन सी विधि है? सीधी बुआई विधि। और दूसरी कौन सी है? रोपाई विधि। अब सीधी बुआई विधि कैसे करेंगे? इसके कौन कौन से तरीके हैं सीधी बुआई के लिए? सीधी बुआई है उसको कैसे तैयार करेंगे? सीधी बुआई के लिए कैसे तैयार करेंगे हम? नर्सरी तैयार कैसे करेंगे बुआई के लिए? तो सबसे पहले हम सीधी बुआई है वो कैसे करेंगे? तो सीधी बुआई के लिए इसकी 2 विधियां हैं। एक तो फर्स्ट नंबर पे आती है पंक्ति में बोना। पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी रखना। पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी रखना। कौन सी? पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी। दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है छिटकवा विधि। कौन सी आती है? छिटकवा विधि। दूसरी विधि कौन सी आती है? छिटकवा। देखो बुआई की विधियां इसमें धान में 2 हैं। पहली कौन सी आती है? सीधी बुआई। अब सीधी बुआई में कैसे करते हैं? एक तो R/P के आधार पे। R/P क्या होती है? एक तो रो एंड पी, मतलब इसमें ये ऐसा होता है लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं तो वो बोलते हैं पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी। इसको हम बोलते हैं R/P, या हम शॉर्ट में बोल सकते हैं L/P। इसको हम क्या बोल सकते हैं? L/P। इसका मतलब ये हुआ लाइन से लाइन, और एक लाइन से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, और दूसरी लाइन से तीसरी लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, और एक पौधा है और दूसरा पौधा है इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिसको हम बोलते हैं रो/P, मतलब पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी, या हम दूसरी भाषा में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। तो पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी। तो सीधी बुआई के लिए एक तो ये तरीका होता है, इसमें दूरी कितनी रखते हैं? 20 × 10 सेंटीमीटर। 20 × 10 सेंटीमीटर। वो कैसे? एक लाइन की धान की पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, इनके बीच की दूरी कितनी रखें? 20 सेंटीमीटर। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। तो ये पहली विधि कौन सी हुई? पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे। दूसरी विधि है छिटकुआ विधि। दूसरी विधि कौन सी आती है? छिटकुआ विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि में हम R/P है, रो/P है, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें क्या होता है, जो खेत होता है वो तैयार हो जाता है। खेत तैयार करने के पश्चात डायरेक्ट जो धान के बीज है उनको बिखेर दिया जाता है और इरिगेशन कर देते हैं। कुछ दिन पश्चात फसल प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब फसलें उग जाती है, जो पौधे उग जाते हैं और इस प्रकार से उसका प्रोडक्शन लिया जाता है। दूसरी विधि आती है वो रोपाई विधि। दूसरी विधि कौन सी आती है? रोपाई विधि। दूसरी विधि इंपॉर्टेंट विधि है रोपाई विधि। भारत में सबसे ज़्यादा इस विधि का प्रयोग में लिया जाता है। आपके कॉम्पिटिटिव में पूछा गया क्वेश्चन है, बुआई की विधि में सबसे ज़्यादा कौन सी विधि का प्रयोग में लेते हैं भारत में? रोपाई विधि। कौन सी विधि का? रोपाई विधि का काम में लेते हैं सबसे ज़्यादा। तो रोपाई विधि को तैयार कैसे करते हैं? बुआई की विधियाँ में रोपाई विधि तैयार कैसे करते हैं? बुआई की विधि। अब बुआई की विधि में रोपाई विधि काम में कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? खेत तैयार कर लेते हैं हेरो प्लानिंग के द्वारा। हेरो प्लस प्लानिंग करना, इसके बाद में नेक्स्ट कल्टीवेशन करना, इसके बाद में नेक्स्ट आता है पट लगाना। क्या आता है? पट लगाना। ये कार्य हम करते हैं। इसके बाद में जो खेत है उसमें पानी भर देते हैं। रोपाई विधि में क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी तैयार। अब जो भी है नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है 25 से 30 दिन बाद में, मतलब पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे
बोने योग्य हो जाते हैं तो वो कितने दिन में हो जाते हैं? 25 से 30 दिन में। अब वो डिपेंड करता है आपकी वैरायटी कौन सी है, धान की वैरायटी कौन सी है। एक तो ऐसी वैरायटी आती है जो 12 से 13 दिन में बड़ी हो जाती है, एक ऐसी वैरायटी आती है जो 20 से 25 दिन का समय लेती है। तो रोपाई विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो नर्सरी में पौधे बड़े हो जाते हैं 25 से 30 दिन बाद में, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के, तो फिर उन पौधों को उखाड़ करके जो मुख्य खेत है उनको R/P के हिसाब से लगाया जाता है। उनको किसके आधार पर लगाया जाता है? R/P के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसकी मुख्य रूप से कितनी विधियां हो गई? 2 विधियां हो गई। कितनी हुई? 2। तो देखो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले एक बार फिर से हम इसका रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिवाइज। सबसे पहले बात आती है इसका बोटनिकल नेम। धान का बोटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, खाद्यान्न फसल। और खाद्यान्न फसल में जो वो पहली कौन सी फसल पढ़ रहे हैं? धान, राइस, पेडी, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? चावल। इसके बाद में नेक्स्ट है वानस्पतिक नाम है। इसका वानस्पतिक नाम क्या आया? ओराइजा सटाइवा। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा इसका कुल कौन सा है? तो वो है ग्रेमिनी। कौन सा है? ग्रेमिनी। कौन सा आया? ग्रेमिनी। और इसको किस नाम से जानते हैं? पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल कौन सा बताया मैंने? वो है इंडो-बर्मा क्षेत्र। इंडो-बर्मा क्षेत्र। और इसका दूसरा ओरिजिन पहले से बहुत बार पूछा जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, ये यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ा, जनरल प्रोडक्शन। इसमें हम एक बार रिवाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो धान है वो किस ऋतु का फसल है? तो खरीफ का है। कौन सा प्लांट है? क्षेत्रीय प्लांट है। और इसके लिए इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा शॉर्ट डे प्लांट है, डे नेचुरल प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, मिड डे प्लांट है। तो इसमें कौन सा आता है? शॉर्ट डे प्लांट। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो धान है उसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेनिकल। क्या बोलते हैं? पेनिकल। और इसके फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका टेस्ट वेट कितना आता है? धान का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। और बासमती जो धान है उसका कितना होता है? वो 21 ग्राम। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया कंपटीशन में, जो धान है 1 kg धान उत्पादन के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, सभी खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक जल वाली फसल कौन सी है? वो है धान। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल किसको चाहिए? धान को। और 900 से 2500 mm जल की आवश्यकता होती है इसको, 900 से 2500 mm। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 kg धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी खपत हो जाता है। कितना? 5000 लीटर पानी खपत हो जाता है। 1 kg धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी खपत हो जाता है। बल्कि अन्य जो खाद्यान्न फसल है, क्या जो अन्य खाद्यान्न फसल है उनमें कितना होता है? केवल मात्र 400 से 500 लीटर पानी खपत होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में हमने पढ़ा पुष्पक्रम, पेनिकल, फल को कैरियोप्सिस, टेस्ट वेट कितना होता है? 25-21 ग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट हम वितरण क्षेत्र पढ़े। वितरण क्षेत्र में विश्व में सबसे ज़्यादा धान चीन में। और इसके बाद में दूसरा नंबर पर किसका आता है? भारत। नेक्स्ट, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? विश्व की गेहूं है। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? वो है धान। नेक्स्ट हम बात करें भारत में कहाँ कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब है। इसके अलावा राजस्थान में भी इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो आता है इसके बाद में क्लाइमेट है। क्लाइमेट कौन सी आती है? उष्ण व नम जलवायु। कौन सी? उष्ण व नम जलवायु। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका तापमान। तो तापमान अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा सॉइल एंड पीएच। तो इसके लिए मृदा कैसी चाहिए? प्रथम नंबर पे आती है ब्लैक सॉइल, रेगुर मृदा जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है क्ले, चिकनी मृदा। थर्ड नंबर पे आती है वो कौन सी आती है? वो बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5। नहीं तो हल्की अम्लीय, मतलब इसके लिए नहीं तो अधिक क्षारीय मृदा चाहिए, नहीं अधिक अम्लीय। मतलब मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। मतलब हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय मृदा चाहिए। इसके बाद में हमने पढ़ा सोविंग टाइम, बुआई का समय मुख्य रूप से कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है बुआई की विधि। तो मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 20 × 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसके बाद में हमने पढ़ा खेत की तैयारी। खेत की तैयारी की कितनी विधियां पढ़ी हमने? 2 पढ़ी। एक तो हम क्या करेंगे, जो खेत है सीधी बुआई के लिए तैयार करेंगे। एक दूसरा है हम रोपाई विधि के द्वारा खेत तैयार करेंगे। तो वो कैसे तैयार करते हैं मैंने एक्सप्लेन किया। इस प्रकार से आज जो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे।
तो ये जो धान है यहाँ पे आपको प्रॉपर याद करना है। मेरी क्लास प्रत्येक मैंने टॉपिक को लिखा है बोर्ड पे, उसको एक बार सुनना है अच्छी तरह से और फिर उसके नोट्स बनाना है। पूरी डीपली बात मैंने बताई, पूरी जहाँ पे कॉम्पिटिटिव में भी आता है क्वेश्चन वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। थ्योरेटिकल में जो आपकी बुक में नहीं इतना, इससे ज़्यादा मैंने बताया आपको, और पूरा जो मैंने बताया एक्सप्लेन किया उसको ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना इसके। और यहाँ तक आज इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे फिर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो पीछे वाले जो लेसन हो गए थे हमारे, वो जो एक तो वीड वाला चैप्टर हो गया था, खरपतवार वाला चैप्टर हो गया था, इसके अलावा जो मृदा उर्वरता और उत्पादकता वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था, और दूसरा जो जैविक खेती वाला है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, और शायद ये चौथा चैप्टर चल रहा है हमारे। तो ध्यान रखना, प्रत्येक जो टॉपिक है उनको प्रॉपर याद करना है आपको, ठीक है। तो आज हम पढ़े हैं धान, और धान में कहाँ तक पढ़ा वो आपको प्रॉपरली करना है, नोट्स बनाना है इसके और प्रॉपर याद करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मुख्य खाद्यान्न फसल है धान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी आती है? धान है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको प्रॉपर आपको याद करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है और इसको अच्छी तरह से अलग कॉपी में लिखना है। जो खाद्यान्न वाली फसल है, जो क्रॉप्स वाली फसल है, तो उनको अलग कॉपी में नोट करना है, इसके प्रत्येक के नोट्स बनाना है आपको। मैंने अभी क्लास में जो रिवाइज किया उसको ध्यान से सुनना है और लिखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो टाइम है, शेड्यूल है, उसके अनुसार जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हो जाएगी आगे। इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे, जैसे इसके आगे जो बीज दर है, इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, उन्नत किस्म कौन कौन सी है, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम क्या है, सिंचाई के साधन कौन कौन से, इसके लिए इसमें सिंचाई कैसे करते हैं वो भी दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है, खाद एवं उर्वरक है। इसके बाद में नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट है, बीज उपचार कैसे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो कीट और रोग है। तो इस प्रकार से जो लास्ट टॉपिक बचता है इसका उपज है। तो इस प्रकार से ये क्रॉप्स हम आगे कंप्लीट करेंगे। जो आज पढ़ा है वो कंप्लीट आपको प्रॉपर याद करना है, लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।